Yeah, hello everyone. Welcome to the class, guys, and welcome to the session. Welcome to this day number next, and that is magnetic materials part 2. Okay, everyone, in the today's lecture we will be discussing about the magnetic materials part 2. और जहां पे आप लोग देखोगे कि जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था, अपना डिस्कशन उसके आगे होने वाला है, राइट? तो आई होप कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस में एंजॉय किया था, और पिछली क्लासेस से हम लोगों ने तमाम ऐसे क्वेश्चंस किए थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। और ये चैप्टर ऐसा है जिसमें कि आपने देखा भी होगा कि 2018 में 3 नंबर से क्वेश्चन आए हुए थे, 2016 में भी 2 नंबर के आए हुए थे, 2015 में भी नंबर आए थे, राइट? सो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हाय सुजाता, हेलो शुभम, हाय दीपक, एवरीवन, सभी लोग जितने लोग भी क्लास में हैं सभी का स्वागत है। और हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स पार्ट 2, राइट? तो अपने लोगों ने 15 क्वेश्चन पिछली क्लासेस में कर लिया था, जिन क्वेश्चंस को मैं आपको दिखा देता हूं। जो लोग अगर नहीं थे तो आप लोग जाके पिछली क्लास को देख सकते हो, ये क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, राइट? अपने पास जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट, ये क्वेश्चन यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इज दैट ओके? सो हमारे पास गाइस जो आज का पहला क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 16, ये वाला है। यहां से स्टार्ट करते हैं, तो इसको क्वेश्चन को करो और बताएं जल्दी से। हेलो अभिषेक, हाउ आर यू? राइट, हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पे अपने पास कल हम लोगों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज हमारे पास इस क्रैश कोर्स में 16th नंबर का क्वेश्चन है, राइट? सो जल्दी से बताएं व्हाट विल बी द आंसर। आप चलो 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं, राइट? लेट्स नॉट डिले इट। डिले नहीं करते हैं, अपने काम की बात करते हैं, कुछ नई शुरुआत करते हैं, क्वेश्चंस की बरसात करते हैं और जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं। ओके, जल्दी से बताइए व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ जीटा। डायमेंशंस जीटा का क्या होगा? व्हाट इज द जीटा? हाँ शुभम, आपको अर्थ मैग्नेटिज्म भी आपको आज बताया जाएगा। ओके, सो व्हाट इज दिस डायमेंशन ऑफ जीटा क्या होगा? जल्दी से बताओ, कुछ क्वेश्चन है, पहले इसके कर लेते हैं, फिर हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म कर लेंगे। डी ऑप्शन आ रहा है, जीटा का डायमेंशन जी ऑप्शन आ रहा है, पक्का? एवरीवन, जीटा क्या होता है? डायमेंशनलेस। और यू श्योर एवरीवन? ना आपको पता होगा कि एप्सिलॉन क्या होता है गाइस, आपको याद होगा ना? सब लोग बताएं, सब लोग बताएं, एप्सिलॉन क्या होता है? आपने देखा होगा जीटा इज इक्वल टू म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता था? जीटा प्लस 1 इन द केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक, राइट? म्यू आर की वैल्यू क्या होती थी? जीटा माइनस 1, राइट? इस तरह से वैल्यूज आपकी निकलती हैं, मतलब म्यू आर की वैल्यू जीटा प्लस 1 होगा और जीटा की वैल्यू प्लस माइनस होती है, तो इस हिसाब से हमारा म्यू की वैल्यू 1 से छोटा या कम होता है। तो आप सबको पता है कि जो म्यू आर है दैट इज अ रिलेटिव परमिएबिलिटी, एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। और जब रेशियो लेते हो तो ये आपका क्या हो जाता है? डायमेंशनलेस, है ना? ये क्या हो जाता है? डायमेंशनलेस। और अगर ये डायमेंशनलेस, अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी डायमेंशनलेस, तो आपका ये भी तो डायमेंशनलेस हो जाएगा, है कि नहीं? ये भी तो डायमेंशनलेस हो जाएगा क्योंकि आप इसको ऐड कर रहे हो, राइट? वेरी गुड गाइस। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, अपने लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये पहले कुछ क्वेश्चंस करो, फिर हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। डू दिस क्वेश्चन क्विकली एवरीवन। जितने भी लोग क्लास में हैं, मैं ये चाहूंगा कि आप लोग यहां से बिल्कुल जाएं ना और आखिरी तक बने रहें, जिससे कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, राइट? ये अपने पास क्वेश्चन है कि इफ द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल लाइज बिटवीन 0 and 1, द मटेरियल इज व्हाट? द मटेरियल इज व्हाट? क्या होगा मटेरियल? जल्दी से बताएं। इफ द रिलेटिव परमिएबिलिटी इज दिस वन, देन व्हाट इज द मटेरियल, राइट? जीटा की वैल्यू गिवन है आपको लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव है, राइट? तो क्या होगा ये सब्सटेंस? व्हाट इज दिस सब्सटेंस? करेक्ट, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा ना? दिस विल बी पैरामैग्नेटिक बिकॉज आपको पता है पैरामैग्नेटिक के केस में जीटा जो होता है स्मॉल पॉजिटिव, राइट? फेरोमैग्नेटिक में पॉजिटिव होता है लेकिन बहुत बड़ा नंबर होता है, तो हमारा यहां पे आंसर होगा ये, राइट? इज दैट ओके? अगर आपसे बोला जाता कि जीटा की वैल्यू लेस देन 0 है, राइट, और स्मॉल है, तो हम लोग डायमैग्नेटिक बोलते, राइट? आई होप कि यहां पे समझ में आया सबको, जितने भी लोग देख रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो यहां से। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू।
ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, डू दिस क्वेश्चन क्विकली। और ये क्वेश्चन आपका पास्ट ईयर एटीसी में आया हुआ है, राइट? पास्ट ईयर एटीसी में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 15, 16, 18 किसी ईयर में पूछा गया है। जल्दी से मुझे बताएं व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं इसको कौन करता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से बताएं व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से बताएं गाइस व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा इसका आंसर? डी बोल रहे हैं कुछ लोग, ए बोल रहे हैं कुछ लोग, डी बोल रहे हैं। ओके, समझो समझो ध्यान से, व्हाट डू यू मीन बाय लेविएट? a disc shaped magnet leviate above superconducting material that has been cooled by a liquid nitrogen. This happens because a superconductor guys जो होता, leviate का मतलब क्या होता है? leviate का मतलब होता है क्या? जंप कर जाना, राइट? उछल जाना। जैसे मान लो कि कोई आपका कोई एक सरफेस है, उस पर आप किसी सब्सटेंस को रखते हो, आयरन सब्सटेंस को, और वो जंप कर जाए, मतलब क्या है? बहुत तगड़ा रिपल्सन हो रहा है, राइट? बहुत तगड़ा रिपल्सन हो रहा है। और जो बहुत तगड़ा रिपल्सन होता है वो होता है सुपरकंडक्टर्स में, बिकॉज सुपरकंडक्टर इज अ परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, राइट? ये कुछ एक्सेप्शन है। तो ये आपका सुपरकंडक्टर जो होता है, दिस इज द परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राइट? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल सेशन को लाइक करें। सर 17 का ए नहीं होगा, क्या बताना प्लीज? 17 का क्या था देख लेते हैं, 17 का आंसर फिर से देख लेते हैं, आपको क्या कंफ्यूजन है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है सबको। 17 का क्या है? 17 का डायमैग्नेटिक कैसे होगा भाई? डायमैग्नेटिक तो निगेटिव होता है ना। डायमैग्नेटिक के केस में ये तुम्हारा जीटा जो है लेस देन 0 होता है। जब लेस देन 0 हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में अलाइनमेंट होता है ना, तो यहां पे तो तुम्हारा डायमैग्नेटिक केस में जीटा जो है वो निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन बताओ क्या होगा। ये भी आपका देखो एकदम बच्चा सा सवाल है, एटीसी में पूछा गया है पिछले साल में। इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने कल भी कराया था, लेकिन मैंने आज इसलिए ले लिया कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले, राइट? तो आप सबको पता है अकॉर्डिंग टू क्यूरी-वीज लॉ, जीटा इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट, है ना? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। क्लियर? जल्दी से बताएं दीपक, आपका डाउट क्लियर है ना? तो ये आपका किसके केस में, अब आपको ये भी पता है कि किसके लिए होता है, ये फेरोमैग्नेटिक के लिए होता है ना, आपको ये भी पता है। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछे गए हैं टीसी में, इतनी बार पूछे गए हैं कि मैंने इस थ्योरी चैप्टर को 2 क्लास में ले लिया कि आप लोग को तमाम क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाए, राइट? आई होप कि ये चीज समझ में आया, बिल्कुल सबको मजा आया, राइट? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Option number A is correct. Let's move to the next question. This is the question, right? This is the next question number 20. Let me tell, जल्दी से बताइए, the Curie temperature for the irons is what? The Curie temperature for the irons is 627 Kelvin, 1388 Kelvin. अब देखो ये याद करने वाली चीज है ना, ये याद करने वाली चीज है। इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला लगा के आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो क्यूरी टेम्परेचर, एक आयरन, एक लोहा का क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर जिसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ाने पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बदल जाता है आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। जो बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो रहा था वो अब नॉर्मली अट्रैक्ट होने लग जाएगा, राइट? तो जल्दी से बताएं व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन बता सकता है मुझे? पक्का? आर यू श्योर सुजाता? एवरीवन जल्दी से लाइक करें सेशन को और बताएं क्या होगा इसमें। एवरीवन क्विकली टेल मी व्हाट इज द आंसर। तो इसका आंसर होता है 1043 केल्विन। और याद रख लो इस चीज को ना, इस चीज को याद रख लो। जो भी कुछ, अब जैसे तुम्हारे पास कुछ मटेरियल्स हैं, निकिल है, फेरस है, कोबाल्ट है, राइट, कॉपर है, तो उन सब का अब आप जाके क्या करना, इनका क्यूरी टेम्परेचर याद कर लेना। ये भी एटीसी में पिछले साल पूछा गया है और इसी साल दूसरे सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका याद है किसी को? व्हाट इज द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ कोबाल्ट? कोबाल्ट का क्यूरी टेम्परेचर कितना होगा जल्दी से बताएं। अब्दुल अहद तो हमारे नाम के इंसान है, राइट? मुझे लगता था कि मैं ही अकेला हूं अब्दुल अहद सिद्दीकी इस पूरी दुनिया में, लेकिन एक और है, ठीक है? जल्दी से बताएं व्हाट इज द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ फॉर आयरन इज।
इस क्वेश्चन के थ्रू करो अब्दुल। चलो इसको बताइए, एक मिनट लेट मी एक मिनट सुनो गाइस, एक मिनट। मैंने पिछली बार, अच्छा ये आयरन है ना, आयरन का होता है 1043 राइट, आयरन का होता है 1043, और यहां पे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें भी आयरन ही रह गया है, इसको करिए कोबाल्ट राइट, इसको करिए कोबाल्ट। कोबाल्ट का क्या होगा बताइए, इसको करिए कोबाल्ट। द क्यूरी टेम्परेचर फॉर कोबाल्ट इज, कोबाल्ट के लिए क्या होगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था मुझसे। व्हाट इज द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ कोबाल्ट राइट, जल्दी से बताएं, इसी ऑप्शन में कोई आंसर होगा। इसका आंसर बताओ जल्दी से गाइस क्विकली। क्यूरी टेम्परेचर फॉर कोबाल्ट इज व्हाट, जल्दी से बताओ, जितने भी लोग क्लास में हैं जल्दी से सब लोगों को आंसर आना चाहिए। व्हाट इज द क्यूरी टेम्परेचर फॉर कोबाल्ट, व्हाट इज द क्यूरी टेम्परेचर फॉर कोबाल्ट, 1388 केल्विन। वेरी गुड, 1388 केल्विन, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, वेरी गुड राइट। तो जिन लोगों को नहीं पता था गाइस, इसमें याद ये रखना है आपको कि ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जिसको फॉर्मूला लगा के याद करोगे, है ना, फॉर्मूला लगा के याद करने वाली चीज नहीं है, इसको आप याद रखो। अब जैसे ये चीजें आ गई तो आपको दिमाग में रखना है, ये तो आयरन का होता है, ये कोबाल्ट का होता है, ये दोनों किसके होते हैं चेक कर लेना, अगर किसी का होगा तो याद रखना है राइट। ये आपके पास में ये चीज है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन जल्दी से, ये भी आपका पास्ट ईयर एटीसी का क्वेश्चन है। द क्यूरी लॉ जीटा इज इक्वल टू सी बाई टी एक्सप्रेसिंग ससेप्टिबिलिटी जीटा वेरिंग विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी इज ओबेड बाय व्हाट, जल्दी से बताएं। इसको कल भी कराया था बट देखो ये आपका प्रीवियस ईयर 2018 में पूछा भी गया है। सो डू दिस क्वेश्चन क्विकली, इस क्वेश्चन को जल्दी से बताएं, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन राइट, जल्दी से करो। The Curie law zeta is equal to c by t expressing susceptibility as a function of temperature is obeyed by what, obeyed by what, जल्दी से करें। करेक्ट, बहुत बार बताया हूं आपको कि दिस इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इतनी बार कराया हूं कि आपको याद हो जाना चाहिए, है ना, आपको याद होना चाहिए कि दिस इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दिस इज वैलिड फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ओनली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास में है, या डू दिस क्वेश्चन, चलो जल्दी से करो। Which of the following materials is most suitable for marking, for making, not marking, for making electromagnetics, electromagnets, not magnetics, electromagnets and core of transformer, right? electromagnets and core of transformer बनाने के लिए क्या हम लोग यूज कर सकते हैं? जल्दी बताएं गाइस। Which of the following materials is used most suitable for this one? तो यहां पे क्या होता है, हम लोग किसको यूज करते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दैट इज आयरन, आयरन को हम लोग यूज करते हैं एज अ कोर ऑफ ट्रांसफार्मर एंड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इज दैट ओके? चलो वेरी गुड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी से, कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग कॉन्सेप्ट अपना स्टार्ट करते हैं। ये भी आपका पास्ट ईयर एटीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं राइट। इतनी बार कर दे रहे हैं कि आपको याद हो जाएगा, और अभी उसके बाद फिर हम लोग नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। सॉफ्ट आयरन का मतलब होता है भाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस राइट, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसका कि आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, देखो जिसकी परमानेंट मैग्नेटिज्म हो, जिसको जो मैग्नेटाइज अच्छे से हो जाए राइट, उसका मैग्नेटाइजेशन को लॉस करने की प्रॉपर्टी कम हो राइट, तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं राइट, दैट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इस क्वेश्चन को करें, द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल ए इज स्लाइटली मोर देन यूनिटी,
स्लाइटली मोर देन यूनिटी मतलब ए हो गया तुम्हारा पैरा हो गया, है ना, एंड बी स्लाइटली दिस वन। देखो कितनी सेम क्वेश्चन कितनी बार पूछता है, यही तो एटीसी की बात है, ये बहुत आसान है। ए इज पैरामैग्नेटिक एंड बी इज डायमैग्नेटिक, राइट, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, एकदम बेसिक सा सवाल। चले, वेरी गुड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। और ये शायद प्रोबेबली आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। डू दिस क्वेश्चन, ये पास्ट ईयर में नहीं आया हुआ है बट इट्स गुड वन। चलो इसको बताओ। If the hysteresis in the hysteresis cycle the value of H needed to make the intensity of magnetization zero is called what? Retentivity, coercive force, Lorentz force, none of these. चलो इसको करो जल्दी से। हाँ बस नेक्स्ट लेक्चर आपका, कल का लेक्चर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही है, राइट, कल का लेक्चर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। इज दैट ओके? चले जल्दी से करें, जल्दी से करें गाइस। इन द हिस्टेरिसिस साइकिल कोर्सिविटी बताया था आपको कल की क्लास में कि दैट इज नोन एज कोर्सिविटी, राइट। तो दिस इज कोर्सिव फोर्स, इसको कोर्सिव फोर्स के भी नाम से जानते हैं बट इट्स नॉट एक्चुअली नॉट द फोर्स, राइट, इट इज द कोर्सिविटी। इज दैट ओके? कोर्सिव फोर्स के नाम से भी बोलते हैं। तो ऐसा मत समझना कि इट इज फोर्स न्यूटन टाइप का कुछ होगा, इसको कोर्सिव फोर्स बोल देते हैं बट इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होगी, एच के यूनिट के बराबर होगी, राइट। तो आई होप कि ये चीज क्लियर है आपको। एच क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। तो ये चीज पता है आपको, बी बराबर म्यू एच ना, बी बराबर म्यू एच। एच को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। और बी क्या होता है? बी इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखना है चीज। चलो तो अब मुझे बताओ, अगर ये क्लियर है तो शुड वी मूव अहेड। ये दो चीजें आप लोग देखो ध्यान से। देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, है ना, दो चीजें लिखी हैं जिनको कि हमको डिस्कस करना है। दोज आर एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरी मैग्नेटिज्म, राइट, एंटी फेरो एंड फेरी। तो एवरीवन जल्दी से बताएं क्या आपको क्लियर है यहां तक? व्हाट डू यू मीन बाय एंटी फेरो एंड फेरी? व्हाट डू यू मीन बाय एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरी मैग्नेटिज्म, राइट। तो ये आपके पास में लिखा हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट क्विकली, राइट। आपने देखा था गाइस, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो फेरोमैग्नेटिज्म होता है उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो डोमेन्स के फॉर्म में होता है। डोमेन्स पहले से ही पैरेलली अपना अलाइन होते हैं और फिर क्या होता है, जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो एक कोई डोमेन जो कि उसके पैरेलल अलाइंड है उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है और इस तरह से बहुत ही तेजी से सारा का सारा मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है। तो फेरोमैग्नेटिज्म का जो आपका जीटा था दैट वाज वेरी वेरी लार्ज, राइट, मतलब कि बहुत तेजी से अट्रैक्शन होता था। फेरोमैग्नेटिज्म में स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन होता है, राइट, स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन होता है। बट व्हाट इज द एंटी फेरोमैग्नेटिज्म? ध्यान से समझो, व्हाट इज द एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एकदम ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो। क्या लिखा हुआ है? द फॉर्मेशन ऑफ देयर डोमेन्स इज सिमिलर टू द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बट द डोमेन्स आर ओरिएंटेड अपोजिट टू ईच अदर, सो कैंसिल द मैग्नेटिक फील्ड, सो कैंसिल द मैग्नेटिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से रखना। मतलब इस केस में, किस केस में? एंटी फेरो के केस में तुम्हारा जो मैग्नेटिक नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है जीरो, राइट। मैग्नेटिक के केस में जो तुम्हारा नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो आपका हो जाता है जीरो। आर यू गेटिंग इट? है ना, ये तुम्हारा हो जाता है नेट जीरो। तो फेरो में क्या होता है गाइस? फेरो में क्या होता है? एम नेट बहुत ज्यादा होता है ना। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इतना होता है कि हटाने के बाद, एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड हटाने के बाद भी उनका मैग्नेटिज्म सस्टेन रहता है ना। लेकिन यहां पे क्या होता है? यहां पे क्या होता है कि वो पैरेलल तो रहते हैं। आर यू गेटिंग इट?
यहां पे इस तरह से रहता है, देखो, द फेरोमैग्नेटिज्म ऑफ द डोमेन इज सिमिलर टू द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बट द डोमेन्स आर ओरिएंटेड अपोजिट टू ईच अदर एंड सो कैंसिल द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच अदर, राइट। तो ये एंटी फेरो हो जाता है, राइट। इसको क्या बोलेंगे, ये स्ट्रांगली रिपेल होगा या स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, बताइए। ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा या स्ट्रांगली रिपेल होगा, क्योंकि फेरो का एंटी है। फेरो क्या होता है, बहुत तेजी से अट्रैक्ट होता है, तो ये क्या करेगा, एंटी फेरो क्या करेगा, एंटी फेरो आपका स्ट्रांगली रिपेल होगा या स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, कौन बताएगा मुझे यहां पे। स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा या स्ट्रांगली रिपेल होगा एवरीवन, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा या स्ट्रांगली रिपेल होगा। बताओ क्या होगा, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, स्ट्रांगली रिपेल होगा। वेरी गुड, स्ट्रांगली रिपेल होगा, बहुत सही, राइट। तो आप सबको ये बात समझ में आ रही है ना, ये आपको बात एकदम समझ में आ रही है कि ये क्या होता है, स्ट्रांगली रिपेल हो जाता है। आप यहां पे लिखो इसका एक प्रॉपर्टी कि दिस इज स्ट्रांगली रिपेल्ड, स्ट्रांगली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, स्ट्रांगली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर यहां तक। अब गाइज हमको ये देखना है यहां पे कि जो तुम्हारे एंटी फेरो सब्सटेंसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये होता है तुम्हारा Fe2O3, है ना, ये तुम्हारा होता है मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, राइट। तो ये सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं दीज आर एंटी फेरो सब्सटेंसेस। इज दैट ओके, इज दैट ओके। यहां पे MnO2 हो गया, आपका Mn2O भी होगा। जल्दी से बताएं अगर किसी को कोई डाउट है तो यहां तक। क्लियर। तो एवरीवन ध्यान से सुनो इस बात को। ये आपका आ गया यहां पे, है ना, ये आ गया यहां पे स्ट्रांगली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। नेक्स्ट बात आती है फेरी मैग्नेटिज्म की। तो फेरी मैग्नेटिज्म का क्या होता है, जो जीटा की, अच्छा मुझे बताओ यहां पे जीटा की वैल्यू निगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। एंटी फेरो में जीटा क्या होगा, निगेटिव होगा ना, एंड लार्ज होगा। निगेटिव होगा बट इसकी वैल्यू लार्ज होगा, लार्ज एंड निगेटिव एंड लार्ज। लार्ज का मतलब निगेटिव में देखोगे, निगेटिव का मैग्नीट्यूड इसका लार्ज होगा, राइट, बट ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो -101 -1000 इस तरह से होगी। इज दैट ओके। फेरी मैग्नेटिज्म में क्या होता है, व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ डोमेन्स इन सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर बट आर इन अनइक्वल नंबर, द सब्सटेंस इज कॉल्ड फेरी मैग्नेटिज्म। तो आप यहां पे ये देखा गया है कि इसका जो जीटा होता है ना, इसका जो जीटा होता है, जीटा ऑफ फेरी, वो होता है, तो मैं ऐसे यहां पे लिखता हूं, लेट मी राइट इट हियर। क्या होता है, जीटा ऑफ फेरी इज लेस देन जीटा ऑफ फेरो बट ग्रेटर देन जीटा ऑफ पैरा, राइट। तो इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, इसका अट्रैक्शन जो होता है वो फेरो से कम होता है बट पैरा से ज्यादा होता है, बीच का मटेरियल होता है, राइट, बीच का मटेरियल होता है। दिस इज नोन एज फेरी मैग्नेटिज्म। इज दैट ओके, दिस इज नोन एज फेरी मैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म अहमद जो होता है वो बहुत वीकली रिपेल होता है। डायामैग्नेटिज्म आपको बताया गया है कि बहुत वीकली रिपेल होता है, लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिज्म वो बहुत स्ट्रांगली रिपेल होता है। आर यू गेटिंग इट। इसका निगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन फेरो का क्या होता है, डाया का क्या होता है, डाया का अपोजिट डायरेक्शन में बहुत लिटिल सा अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होता है। इज दैट ओके, क्लियर। और जो तुम्हारा डाया में हो रहा था वो लॉरेंज फोर्स की वजह से हो रहा था, सॉरी लेंज लॉ की वजह से हो रहा था, बट यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे वो डोमेन्स की वजह से हो रहा है। इज दैट ओके। डोमेन्स कुछ इस तरह से अरेंजमेंट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है सबको, जल्दी से बताएं, इज इट क्लियर। कुछ एग्जाम्पल आप लोग लिख लो, कुछ एग्जाम्पल लिख लो इसका। जो आपका फेरी का एकमात्र एग्जाम्पल आपका होता है, दिस इज, मैंने क्या लिखा, Fe2O3, राइट, और इसको बोलते हैं Fe3O4। इसका जो एग्जाम्पल है वो एकमात्र एग्जाम्पल है, इसको फेराइट मटेरियल भी बोलते हैं। क्या, Fe3O4। ध्यान से समझना, Fe2O3 जो है वो तुम्हारा एंटी फेरो है, लेकिन Fe3O4 क्या है,
फेरी मैग्नेटिज्म है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज आपका होमवर्क ये भी है कि आप घर पे जाना और जितने भी सब्सटेंसेस मैंने बताए हैं, डाया, पैरा, फेरो, फेरी, एंटी फेरो, इन सब का एग्जाम्पल्स लिख के याद कर लेना, राइट, इन सब का एग्जाम्पल्स लिख के याद कर लेना। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत है एवरीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे चला जाए, राइट। लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, राइट। अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थ मैग्नेटिज्म। और अगर अभी तक का चीजें समझ में आ गई हैं तो बताओ आगे का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया जाए, दैट इज अर्थ मैग्नेटिज्म। टेल मी, इज इट क्लियर टिल नाउ? टेल मी, इज इट क्लियर टिल नाउ? अगर अभी तक क्लियर है तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अर्थ मैग्नेटिज्म, राइट। तो अगर गाइज एकदम सेशन, अगर आपको अच्छे से चीज समझ में आ रही है तो एक बार सेशन को लाइक करें और बस सेशन में बने रहो आखिरी तक, राइट, क्योंकि यहीं से आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है अर्थ मैग्नेटिज्म, राइट। हम लोग शॉर्ट में बहुत अच्छा कुछ बहुत ट्राई करेंगे मैक्सिमम चीजें ग्रैस्प करने का। इज दैट ओके? शुड वी स्टार्ट नाउ? शुड वी स्टार्ट नाउ? मीजनर इफेक्ट, विश्वजीत, मीजनर इफेक्ट क्या होता है? द कंडीशन ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, कल बताया तो था। The condition of perfect diamagnetism is Meissner effect. चलो, let's start this thing. Let's start this thing, okay? Let's start this thing. अब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। मुझे कौन बताएगा कि अर्थ के अंदर, आप लोगों को पता होगा कि भाई ऐसा बताया जाता है कि पुराने जमाने में कुछ चरवाहे लोग थे, वो कहीं जा रहे थे और उन्होंने लकड़ी का चप्पल पहना हुआ था, उसमें कुछ नुकीले आयरन के कील लगे हुए थे और उनकी चप्पलें जो है वो जाके चपक गई। उनकी चप्पलें अर्थ पे कहीं चपक गई तो लोगों को पता चला अच्छा कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो कि आयरन को चपका सकता है। उस प्लेनेट को नाम दिया मैग्नीशिया, उस आइसलैंड को नाम दिया गया मैग्नीशिया। और मैग्नीशिया, वहां से कहते हैं कि मैग्नीशिया से अर्थ मैग्नेटिज्म का स्टार्ट हुआ। इज दैट ओके? हम लोग करने क्या वाले हैं गाइस, देखो ध्यान से हम लोग ये समझेंगे। कोई मुझे बता सकता है कि बेसिकली ओरिजिन क्या है इसका? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल? कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है अर्थ मैग्नेटिज्म के लिए? एवरीवन टेल मी, कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है अर्थ मैग्नेटिज्म के लिए? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म? बताओ। अर्थ है आपके, दिस इज अर्थ, राइट। अब अर्थ बताएं, एनीवन? चलो तो एक काम करते हैं, देखो अर्थ के अंदर क्या होता है? मॉल्टेन मेटल्स होते हैं, राइट। अर्थ के अंदर क्या होते हैं? मॉल्टेन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? मॉल्टेन मेटल्स। या ऐसे मैं पहले ऐसे बोलूं, सबसे पहले ये समझा गया, देखो इसके पहले आपका बार मैग्नेट के बारे में पता चल चुका था, बार मैग्नेट के बारे में पता चल चुका था। तो हुआ क्या, समझो ध्यान से। सबको पता था कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है बाहर और अंदर नॉर्थ से साउथ, राइट। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड का केस, ऐसा कुछ था, राइट। तो बाद में क्या हुआ है ना, बाद में क्या हुआ कि जब यहां पे मैग्नेटिज्म दिखा तो लोगों को लगा कि यहां पे हो सकता है कि बहुत बड़ा सा बार मैग्नेट अंदर रखा हुआ है। लोगों को ऐसा लगा कि इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि इसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, तो इट इज पॉसिबल कि भाई खुदाई करें तो अंदर एक बहुत बड़ा सा एक मैग्नेट रखा हुआ है। बट वॉज इट पॉसिबल? सर इज इट स्टिल नॉट कंफर्म बट देयर आर लॉट्स ऑफ हाइपोथेसिस। एग्जैक्टली अर्थ रोटेशन, एग्जैक्टली बताता हूं सब कुछ, बहुत सही। अभी ये ऐसा फील्ड है ना, ये ऐसा फील्ड है जिसमें कि अभी तक आपको नोबेल प्राइज नहीं मिला है, मतलब कि इसमें रिसर्चेज आर स्टिल ऑन। अर्थ के अंदर अर्थ के सोर्स का एक्चुअली मेन थिंग क्या है वो अभी भी रिसर्च ओपन है, राइट। पीपल आर रिसर्चिंग इट। अगर आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट है, काम करें, कुछ इंडिया को गौरवान्वित करें नोबेल प्राइज जीत कर, है ना। तो होगा क्या, देखो होता क्या है यहां से कि भाई साहब यहां पे हमको पता चला कि हो सकता है कि अंदर जो है वो
बार मैग्नेट हो, लेकिन बाद में पता चला गया कि अगर सपोज बार मैग्नेट होता तो अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर होता है ना वो आयरन के क्यूरी टेम्परेचर से कहीं ज्यादा होता है। जो भी सब्सटेंस, जितने भी सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो ये फिर मैग्नेटिज्म तो आपका खत्म हो जाना चाहिए। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक बन जाता है। लेकिन देखा गया ये तो भैया साहब ये कभी भी ये खत्म हो ही नहीं रहा है। ये अर्थ का मैग्नेटिज्म तो एकदम सेम हमेशा हमेशा के लिए बना हुआ है। तो इसका मतलब ये थ्योरी फेल कर गई कि अंदर के अंदर कोई भी एक बड़ा सा मैग्नेट नहीं है, राइट अंदर कोई भी बड़ा सा मैग्नेट नहीं है। ये थ्योरी क्या कर गई, फेल कर गई। जब ये थ्योरी फेल कर गई, अब समझो ध्यान से क्या हुआ फिर उसके बाद कि लोगों ने सोचा, अब लोगों ने आगे का डिस्कशन करना स्टार्ट किया कि क्या हो सकता है, अब आगे की बात करते हैं, राइट। तो लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई अंदर आपको पता है अर्थ के क्रस्ट के अंदर जाओ, क्रस्ट मेंटल कोर, तो अर्थ के कोर में आपको पता है बहुत सारे क्या है, मेटल्स हैं। दोज मेटल्स लाइक निकिल है ना, फेरस है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे क्या है, बहुत सारे क्या है गाइस, बहुत सारे मेटल्स हैं जो कि मोल्टेन एंड आयनाइज्ड फॉर्म में है, आयनाइज्ड फॉर्म में है, राइट। दे आर ऑलरेडी आयनाइज्ड एंड मोल्टेन फॉर्म में, राइट। बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वो आयनाइज हो गए हैं। बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से अंदर के जो मेटल्स हैं वो आयनाइज हो गए हैं। जब वो आयनाइज हो गए हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अंदर आयंस मौजूद हैं। अंदर क्या मौजूद हैं, आयंस मौजूद हैं। और जब अंदर आयंस मौजूद हैं तो अर्थ तो हमारा चक्कर लगाता है बहुत तेजी से। अर्थ हमारा एक तो अपने एक्सिस के अराउंड भी घूमता है और सन के अराउंड भी रिवॉल्व करता है, तो यानी कि चक्कर भी बहुत तेजी से लगाता है। और जब ये चक्कर बहुत तेजी से लगाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये चार्ज पार्टिकल्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करने का मतलब क्या है, आपने देखा हुआ, आपको पता है कि अगर किसी वायर लूप में करंट फ्लो करती है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है ना, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है ना। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि एक तुम्हारा इस तरह से 3D समझो इसको, राइट, कि भाई ये ऐसे इस तरह से एक प्लेट ऐसे रखी हुई है, तो हमको पता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जनरेट हो जाता है, राइट। ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, पीछे वाला साउथ पोल बन जाएगा। तो ये थ्योरी अभी तक गलत नहीं ठहराई जा सकी है कि अंदर अगर मोल्टेन मटेरियल्स हो जो कि आयनाइज फॉर्म में हो, वो इतनी तेजी से रिवॉल्व कर रहे हैं कि उनकी वजह से मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है। टेल मी, यहां तक समझ में आया? एवरीवन यहां तक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? एवरीवन टेल मी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी से बताओ, ये चीज समझ में आया? तो ये थ्योरी कही गई कि यहां पे हो सकता है कि आपका अंदर मैग्नेटिज्म हो, इसकी वजह से है क्योंकि वो आपका आयंस जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। टेल मी, इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट? जल्दी से एक बार बता दो, अगर कोई डाउट है तो इसको आपको बताऊं, अदरवाइज आगे चलते हैं थोड़ा सा। इज इट क्लियर टिल नाउ? बताएं, इज इट क्लियर? इलेक्ट्रिक डायपोल कहां है? इलेक्ट्रिक डायपोल कहां है? इलेक्ट्रिक डायपोल तो हम लोगों ने गई, वो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है ना। चलो क्लियर है। अब सोचो ध्यान से, इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो एक काम करो, अगर इतनी बात क्लियर है, चलो एंगल ऑफ डिप तो अभी हम देखेंगे, बट थोड़ा सा और समझते हैं आपको, इसको थोड़ा और समझते हैं, राइट, इसको थोड़ा और समझते हैं। अब देखो, जब अंदर पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, लोगों को चेक किया गया, राइट, कि आप सबको पता है कि ये क्या होता है। देखो ध्यान से, ये क्या होता है, राइट, व्हाट इज दिस? इसको बोला गया दिस इज योर एनजी, राइट। एनजी मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ। क्या? एनजी इज जियोग्राफिकल नॉर्थ, और ये इसको बोला गया एसजी, इसको बोला गया जियोग्राफिकल साउथ, राइट। क्या बोला गया? जियोग्राफिकल साउथ। और आप सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक कंपास नीडल, राइट। कंपास नीडल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नॉर्थ जो है वो किधर पॉइंट करता है? जिसका नॉर्थ किधर पॉइंट करता है, बताएं जल्दी से। जिसका नॉर्थ पॉइंट करता है नॉर्थ पोल की तरफ, है ना। तो अब सोचो ध्यान से, एक बार ध्यान से समझना कि अगर हम लोग ऐसे बोलें
कि एक तुम्हारा मैग्नेट है, अंदर एक मैग्नेट है, समझो ध्यान से, अंदर एक मैग्नेट है, क्योंकि ऐसा ये थ्योरी है कि भाई इस तरह से अपन लोग अज्यूम कर सकते हैं, एक्चुअली में कोई मैग्नेट है नहीं, हम लोग ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे जिसका पोल मिलता है ना वो यहाँ मिलता है। एक्चुअली में होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कैसे निकलती हैं, यहाँ पे इधर से निकलती हैं और इधर को आके यहाँ पे एंट्री मारती हैं, राइट, इधर को आके ऐसे एंट्री मारती हैं, राइट, इधर को आके ऐसे एंट्री मारती हैं, क्लियर, इधर को आके ऐसे एंट्री मारती हैं। तो अपने को गाइज मुझे बताओ कि ये वाला पोल क्या होगा, नॉर्थ या साउथ, मुझे बताओ ये वाला पोर्ट जो है वो नॉर्थ होगा या साउथ होगा, जल्दी से बताना, एकदम दिमाग से लगा के, अभी आप कुछ मत सोचें, बस ये सोचें। अब देखो एंट्री मार रही है यहाँ पे, नॉर्थ से मैग्नेटिक बार मैग्नेट के बाहर यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये मत समझना कि ये कट कर कैसे कर गया, चलो मैं ठीक से ड्रॉ कर देता हूँ, कट नहीं करना चाहिए कभी भी, राइट, ये आपका हो गया, दिस इज लाइक दिस हो गया, राइट, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, एक बार मैग्नेट इस तरह से आया, इस तरह से, राइट, इधर इधर, ये ऐसे आया लाइक दिस, है ना, तो आपको पता है अंदर साउथ से नॉर्थ होता है, बाहर नॉर्थ से साउथ, तो हमें लुक्स लाइक कि ये वाला जो पोल है वो तुम्हारा साउथ है और ये वाला जो पोल है वो तुम्हारा क्या है, वो नॉर्थ है। इज दैट ओके? टेल मी, ऐसा होता है तुम्हारे पास में क्या? ओके तो होता क्या है, सुनना गाइस ध्यान से, होता क्या है कि जैसे मैं मान के चलें, अब सुनो होता क्या है, ये तुम्हारा हो गया अर्थ, राइट, लेट्स से इसका प्रॉपर्टी एक्चुअली में अंदर कोई बार मैग्नेट नहीं है, बट वी कैन अज्यूम कि सपोज एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहां पे होता क्या है इस तरह से, राइट, ये साउथ और ये नॉर्थ, राइट, तो हुआ क्या, सुनना ध्यान से, हुआ क्या कि हम लोगों ने क्या किया, मैग्नेटिक कंपास नीडल लिया और मैग्नेटिक कंपास नीडल को अर्थ के हर जगह ले गए, और जहां पे सपोज ये मैग्नेटिक कंपास नीडल है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव कर सकती है, किसमें, वर्टिकल डायरेक्शन में, राइट, नॉर्मली आपका कंपास नीडल ऐसे रहता है हॉरिजॉन्टल, बट लेट से एक ऐसा कंपास नीडल है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो हम सपोज हमारे पास में एक कंपास नीडल था जिसमें कि आपका क्या था, एक नॉर्थ सरफेस था और एक आपका साउथ था, लेट से ये नॉर्थ था ये साउथ था, राइट, तो एक मैग्नेटिक कंपास नीडल को ले गए, तो हमने देखा कि जो मैग्नेटिक कंपास नीडल का नॉर्थ था वो यहां पे ऐसे पॉइंट कर गया, वो ऐसे पॉइंट कर गया, आर यू गेटिंग इट, वो ऐसे पॉइंट कर गया, इसका नॉर्थ इधर इसका साउथ इधर, और ऑब्वियसली करना ही था क्योंकि नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा। तो इसी को जहां पे एग्जैक्टली मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर हो गया, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर, समझना ध्यान से, हॉरिजॉन्टल मतलब अर्थ के सरफेस पे हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर हो गया, हमने बोला वो पोल आपका क्या है, नॉर्थ पोल है। एक्चुअली में वो साउथ पोल के पास में था, बट अर्थ क्योंकि हम अर्थ पे किससे नापने वाले थे, मैग्नेटिक कंपास नीडल से, तो नॉर्थ ने जिधर पॉइंट किया इसको हमने बोला क्या, नॉर्थ पोल, एंड दिस इज नॉर्थ मैग्नेटिक, राइट, एक्चुअली में जियोग्राफिकल नॉर्थ तो यहां पे था, इसको हमने बोला नॉर्थ मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नॉर्थ, और इसके नीचे जहां पे आपका साउथ पोल इधर पॉइंट किया इसको हम लोगों ने बोला साउथ मैग्नेटिक, राइट, मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। बोलिए, इज इट क्लियर? मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक अगर नहीं है तो एक बार सेशन को लाइक करें, आगे से बढ़ते हैं, राइट। सो आई होप कि ये चीज समझ में आया। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, गाइस, अभी तक हमने ये देखा कि ये आपका एक अर्थ है, राइट, दिस इज अर्थ, और ये आपका क्या है, दिस इज योर नॉर्थ जियोमेट्रिक एंड दिस इज साउथ जियोमेट्रिक, दिस इज योर नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस इज योर मैग्नेटिक साउथ, है ना, दिस इज योर मैग्नेटिक साउथ, क्लियर, ठीक है, दिस वन इज, और इट इज अलाइंड 11.3 डिग्री, राइट, 11.3 डिग्री पे ये अलाइन होता है। आज की डेट में ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे रिवॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है ये मैग्नेटिक नॉर्थ थोड़ा और शिफ्ट हो सकता है, मैग्नेटिक नॉर्थ थोड़ा और शिफ्ट, मैग्नेटिक एक्सिस थोड़ा और शिफ्ट हो सकती है, और ऐसा भी कहा जाता है कि कभी ना कभी ये पूरा का पूरा पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा, और ऐसा फ्यूचर में कभी हुआ भी है। ऐसा नहीं है कि 2 साल 10 साल पहले, ये करोड़ों साल पहले हुआ होगा और करोड़ों साल बाद ऐसा होगा, राइट। तो ये
इस तरह से आप अभी का जो टाइम है वो 11.3 डिग्री इसमें डिफरेंस लग रहा है। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक सबको समझ में आया एकदम अच्छे से? यहां तक सबको समझ में आया अच्छे से, राइट? तो ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल हो गया और ये साउथ मतलब मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ, राइट? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ। अपने पास में ये एक कॉन्सेप्ट है, राइट? लेट्स मूव अहेड, दैट इज एंगल ऑफ डिप, राइट? व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप? हु विल टेल मी? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप? होता क्या है एक्चुअली? होता क्या है एंगल ऑफ डिप? होता क्या है? ये कौन सी बला है? जल्दी से बताएं, कौन बता सकता है मुझे? व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप? बताओ, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एवरीवन? क्या होता है ये? कोई बता सकता है मुझे? दिख रहा है सही से? आई थिंक करो। व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एवरीवन? एंगल ऑफ डिप क्या होता है? देखो मैं आपसे सिंपल एक बात बताऊं। जैसे देखो एक अर्थ है, राइट? वी हैव अर्थ, अर्थ का सरफेस है ये, क्या हो गया भाई साहब? बन जाओ एक बार में। चलो ये तुम्हारा हो गया अर्थ, राइट? अब सोचो ये तुम्हारा है मैग्नेटिक नॉर्थ, ये तुम्हारा मैग्नेटिक नॉर्थ और ये है मैग्नेटिक साउथ। इज दैट ओके? आप लोग जवाब गाइस नहीं दे रहे हैं। टेल मी, समझ में नहीं आ रहा है क्या? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ, एक बार रिप्लाई करना जो सीखें आप लोग। जियोग्रामेट और अरे नहीं 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 नहीं, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक लाइन कितनी रोटेट हुई है? ओके चलो सुनो सुनो, एंगल बिटवीन बी बी एंड, चलो जितने लोग भी देख रहे हैं कोई बात नहीं, आपका सबका तमाम लोगों का आंसर सही है, कुछ कुछ अलग है। हम एक काम करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, आप समझो ध्यान से। देखो होता क्या है, समझना एकदम एकदम आराम से समझना। होता क्या है कि जैसे मान लो कि भाई अब यहाँ पे ये अर्थ है, राइट? ये अर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ है। अब हमारा क्या होगा, हम एक काम करें, अपना एक मैग्नेटिक नीडल लें और वो मैग्नेटिक नीडल ऐसा होना चाहिए जो कि वर्टिकल प्लेन में ऐसे रोटेट कर सके। मतलब ऐसा ना हो कि सर हॉरिजॉन्टली वो मूव करे, ऐसा हो कि भाई वो ऐसे वर्टिकल भी ऐसे मूव कर सके, राइट? वर्टिकल डायरेक्शन में जो रोटेट कर सके। और उस कंपास नीडल को हम हॉरिजॉन्टल के बजाय ऐसे कर दें तो भी वो ऐसे रोटेट कर सके चारों तरफ। ऐसा हमने मैग्नेटिक नीडल लिया। अच्छा मुझे ये बताओ, ये क्या था? ये था तुम्हारा इक्वेटर, राइट? ये था इक्वेटर, सबको पता है, दिस इज इक्वेटर। सुनना ध्यान से, ये आपका आया इक्वेटर। तो अगर मैं एक काम किया, मैं यहां पे ले गया मैग्नेटिक नीडल को, कहां पे? यहां पे। मैग्नेटिक नीडल कैसा था? इस प्लेन में मूव करने के लिए फ्री था, है ना? मैग्नेटिक नीडल ऐसे 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 किधर भी मूव कर सकता था, है ना? तो हुआ क्या कि लेट से ये आपका हॉरिजॉन्टल है, तो मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाएगी, मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाएगी, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। तो क्या लिखोगे? एंगल बिटवीन, इट इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, earth's magnetic field at any point right, at any point with the horizontal at that point, with the horizontal at that point. Is that okay? With the horizontal at that point.
किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बनाएगा मैग्नेटिक नीडल, दैट विल बी योर एंगल ऑफ डिप। अब समझो ध्यान से, लेट्स से मैं इस मैग्नेटिक नीडल को लेकर आया पोल पर, मैग्नेटिक नीडल को मैं लेकर आया पोल पर, तो पोल पर तो हमको पता है कि हमारा मैग्नेटिक नीडल ऐसा होगा, है ना। इधर तुम्हारा नॉर्थ है तो ये तुम्हारा नॉर्थ वाला इधर आ जाएगा, साउथ वाला इधर आ जाएगा, और हॉरिजॉन्टल आपका ऐसा होगा। तो हमको पता है कि नॉर्थ इस पोल पर, सुनो ध्यान से, मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको ऐसे हटाता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे इसको अंदर लिख देता हूँ, ये नॉर्थ तुम्हारा है यहाँ पे, है ना। अब हुआ क्या, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक नीडल होगा ना वो ऐसा होगा, ये बात समझ में आ रही है सबको, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो हॉरिजॉन्टल और मैग्नेटिक नीडल के बीच में कितना एंगल बना, हॉरिजॉन्टल एंड मैग्नेटिक नीडल के बीच में कितना एंगल बता गाइस, कितना बना, समझ आ रहा है? वेरी गुड मधुमयंती, जल्दी से बताएं। हॉरिजॉन्टल एंड्स के बीच में कितना होगा, आपको देखो यहां पे सिंपल सा ये बन रहा है 90 डिग्री, राइट। तो यानी मैं बोल सकता हूं एट पोल्स जो एंगल ऑफ डिप है, एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री, है ना। What is the angle of dip at equator? Let me tell you क्या होगा, ये देखो ध्यान से, क्या होगा, ये होता है एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है। अब इस पॉइंट पे जब मैग्नेटिक पोल को रखूंगा मैं, तो नॉर्थ तो उधर है, साउथ उधर है, तो ये कुछ ऐसा दिखाएगा, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, डायरेक्शन तो यही होगा ना, क्योंकि इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी तो ऐसे ही तो जाएगी, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ऐसे ही होगा, है ना। तो यानी कि इस पॉइंट पे तुम्हारे होगा हॉरिजॉन्टल और ये तुम्हारा पैरेलल होगा। ऐसा मत समझना कि ये पैरेलल, ये हॉरिजॉन्टल कैसे हो गया, हॉरिजॉन्टल तुम्हारा ऐसे ऐसे होता है, वो तो ऊपर के लिए होगा। अर्थ के सरफेस का जो टेंजेंट होता है वही हॉरिजॉन्टल है ना, यहाँ पे हो सकता है ऑस्ट्रेलिया हो, कुछ भी हो, राइट, तो ये हॉरिजॉन्टल है। तो आप ऐसे बोलोगे एट इक्वेटर्स जो तुम्हारा एंगल ऑफ डिप होगा, एट इक्वेटर्स एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री, क्लियर, एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। टेल मी, यहां तक समझ आया सबको, किसी को कोई दिक्कत यहां तक, एवरीवन क्विकली टेल मी, यहां तक क्लियर है सबको? बिल्कुल सही, मतलब बाकी किसी पॉइंट पे यहां पे क्या होगा, जो एंगल ऑफ डिप होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 90 एंड मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0, राइट। तो अपन लोग एक बात ऐसे यूज करते हैं कि लेट मी सपोज कि मैं ऐसे बात करूं, इसको इरेज करता हूं मैं, राइट, लेट आई एम इरेजिंग इट, हाँ इसको इरेज करूंगा मैं, तो क्या होगा यहां पे देखो, लेट से इसका डायग्राम जो हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसका कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं, लेट से दिस इज हॉरिजॉन्टल, राइट, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल, ओके, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है नेट, है ना, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल, है ना। तो एंगल ऑफ डिप को लेट से अगर डेल्टा से हम डिनोट कर दें, राइट, एंगल ऑफ डिप को अगर हम लोग डेल्टा से डिनोट कर दें, एंड लेट से दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डेल्टा, तो आप लोग मुझे आराम से बता दो व्हाट इज द इट्स कंपोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इट विल बी सिंपल बी कॉस डेल्टा, है कि नहीं, इट विल बी बी कॉस डेल्टा, और इसके परपेंडिकुलर में क्या मिल जाएगा, इसके परपेंडिकुलर में क्या मिल जाएगा, दिस विल बी योर बी साइन डेल्टा, है कि नहीं। तो इसको हम लोग इस तरह से और भी डिनोट करते हैं कि दिस इज द हॉरिजॉन्टल, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है कि नहीं। तो नेट एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी नोन एज द एंगल ऑफ डिप फॉर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सर, इक्वेटर में जीरो का, हाँ बिल्कुल इक्वेटर में जीरो होगा, इक्वेटर में हॉरिजॉन्टल और तुम्हारा मैग्नेटिक नीडल के बीच में एंगल जीरो ही बनने वाला है कि नहीं। सर इस टॉपिक में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक में जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्टिव ही होंगे, राइट। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर है। यहां से आप लोग ये भी कर सकते हो, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, यहां से आप इस नॉलेज के हिसाब से जो भी आपको बताया हूं, यहाँ पे इसी थ्योरी के हिसाब से क्वेश्चन, अभी तक देखो क्वेश्चन इसमें जो है बहुत कम पूछा गया है इस कॉन्सेप्ट से, बट हाँ मैग्नेटिक मटेरियल से पूछा गया है, तो मैग्नेटिज्म का भाई ये भी है, तो यहां से भी पूछा जा सकता है। इज दैट ओके? किसी को कोई दिक्कत यहां तक जल्दी से बताएं।
बिल्कुल नहीं। ओके, सो एक काम करो गाइस, ये देखो यहां पे अपना कॉन्सेप्ट रहा मैग्नेटिक एंगल ऑफ डिप का। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज योर ज्योमेट्रिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसको देख लेते हैं, फिर बस आपको क्लास को छोड़ते हैं और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, दैट इज योर ईएम वेव प्रोपगेशन, राइट। तो देखो ध्यान से समझना इस बात को, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, राइट। तो आप सबको एक बात पता है गाइस, मुझे ये बताओ कि एक प्लेन को फिक्स करने के लिए मुझे कितने मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स टू फिक्स द प्लेन? हाँ जल्दी से बताओ, अगर एक प्लेन को मुझे फिक्स करना है तो मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए मुझे? बताओ जल्दी से। जैसे मान लो आप, कुछ लोग बोलेंगे एक तो बिल्कुल नहीं होगा, दो से देखो क्या होगा। अगर सपोज हम 2 पॉइंट ले लें यहां पे, लेट्स से दिस इज द 2 पॉइंट्स, तो एक प्लेन तो आपका ऐसे बन जाएगा, दूसरा प्लेन तो ऐसा बन जाएगा। आप कॉपी के पेजेस देखा हुआ होगा आपने, राइट। तो 2 पेजेस से भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स आपके बन सकते हैं, राइट। 2 पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स बन सकते हैं, राइट। तो अपने पास क्या होगा, अगर मैं बोलूं 3 पॉइंट ले लें, सपोज मैं बोलूं एक लाइन है, राइट, एक लाइन है, और सपोज एक दिस इज वन। अब एक ऐसा प्लेन जो कि इस दोनों से पास करे और इससे भी पास करे, तो वो फिक्स हो जाएगा कि ये अकेला यूनिक प्लेन ही ऐसा हो सकता है जो कि एक साथ तीनों पॉइंट से पास करे। ये इसलिए मैंने बताया, ये आपका मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, बट इसलिए मैंने बताया कि यहां पे जो ज्योमेट्रिकल मेरिडियन होता है, दिस इज अ प्लेन। आप ज्योमेट्रिकल मेरिडियन किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे? किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालोगे। इट इज अ प्लेन विच passes through the ज्योमेट्रिकल मेरिडियन है, तो मैं बोलूंगा NG, मतलब ज्योमेट्रिकल नॉर्थ, साउथ, ज्योमेट्रिकल साउथ एंड दैट पॉइंट। जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको ज्योमेट्रिकल मेरिडियन निकालना है, उस पॉइंट से एंड ज्योमेट्रिकल नॉर्थ एंड ज्योमेट्रिकल साउथ से पास करने वाला पॉइंट विल बी नोन एज ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। नेक्स्ट आपका आएगा मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट। मैग्नेटिक मेरिडियन तो सेम चीज हो जाएगा, अ प्लेन विच passes through मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट। मैग्नेटिक मेरिडियन, इसका फुल फॉर्म लिख लो, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया हुआ है, मैग्नेटिक मेरिडियन। दिस इज योर ज्योमेट्रिक मेरिडियन, राइट, ज्योमेट्रिक मेरिडियन, क्लियर। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन दीज 2 प्लेन्स, राइट। तो मैं बोलूंगा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योमेट्रिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, क्लियर। या 3 ओके, क्या बोल रहे हो 3 आप? ओके हाँ सही बोला था। तो ये चीज क्लियर हो गई सबको। आपको मैं एक इसमें पिक्चर, अक्सर क्वेश्चन में ये पिक्चर यूज करते हैं। जैसे मान के चलो आपसे बोला जाए कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, राइट, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, एंड लेट्स से दिस इज योर ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, राइट। तो अगर मेरे को क्या करना है, एक ऐसा प्लेन हो विच इज लाइक दिस, राइट, दिस इज अ प्लेन जिसको मैं बोलूंगा दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन। अब इन दोनों के बीच में, इसको मैं इधर लिखता हूं, दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, लाइक दिस एंगल, ये कोई पॉइंट है, राइट, ये आपका क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये आपका आ गया मैग्नेटिक मेरिडियन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। इन दोनों के बीच में जो एंगल है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इज दैट ओके?
क्लियर? तो अब ये इन दोनों की सहायता से आप लोग क्या करना है, ये लास्ट क्वेश्चन 2 सेकंड में आप लोग जवाब दें। आपके पास मैक्सिमम इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड का टाइम है। ये 2 क्वेश्चन जल्दी से बताओ, फिर हम लोग इसको खत्म करते हैं। राइट? द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योमेट्रिकल मेरिडियन इज नोन एज, अभी आपको बताया है जस्ट, है ना, अभी बताया, दिस इज नोन एज व्हाट, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। वेरी इजी एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सर, ओह थैंक यू सो मच। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ये तो हमारा क्रैश कोर्स का है, जहां पे कि हमने बस 1 सेकेंड आपको 160 घंटे को 30 घंटे में पढ़ा दिया, है ना। तो अब देखो यहां पे ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लें आप लोग। एट द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल द अर्थ of the earth, the value of the horizontal component of earth's magnetic field H and the angle of dip, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका आप लोग क्या करना है, इसको आंसर करना है यूट्यूब में कमेंट में, है ना। तो गाइस यही रहा आपके पास में, इसका सब लोग को आंसर करना है, मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके आंसर देना, मैं इनका कल आपको सोल्यूशन बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो दिस वाज द ऑल अबाउट टुडेज क्लास। कल की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं द बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज ईएम वेव प्रोपगेशन। और इस क्वेश्चन से आपके देखोगे कि 3 साल में करीब 8 से 9 क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। तो यू कैन नॉट इग्नोर दिस कॉन्सेप्ट एट एनी कॉस्ट। तो हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।